दोस्तों नमस्कार। दोस्ती काम नहीं आई और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 27% टैरिफ थोप दी। कूटनीति काम नहीं आई और चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते बढ़ते चले गए, सीमा पर उसका कब्जा बढ़ते चला गया। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की विदेश नीति रूस, अमेरिका और चीन को लेकर कहीं ज्यादा पिछड़ती चली गई और भारत कहां पर खड़ा है यह भारत को समझ में आया ही नहीं। और इन तमाम परिस्थितियों के बीच में जब जिक्र भारत के पड़ोसियों का होगा तो पड़ोसियों की कतार में कोई ऐसा देश नहीं जिसके साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ हो, मजबूत हो। यहां तक कि जिस देश की उत्पत्ति भारत ने की, यानी बांग्लादेश, वहां पर अल्पसंख्यक और खास तौर से हिंदुओं को लेकर जो परिस्थितियां बांग्लादेश के भीतर सत्ता परिवर्तन के बाद पनपी, उसमें न सिर्फ बीजेपी ने बल्कि संघ परिवार ने और खुद सरकार ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बहुत ही शोर मचाया और खुलकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दबाव बनाना चाहिए कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो बंद हो। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए तो उन्होंने वहां पर अमेरिका की विदेश नीति तय करने वाले अधिकारियों से लेकर मंत्री और फिर राष्ट्रपति ट्रंप के साथ भी बातचीत में बांग्लादेश के हिंदुओं का मसला उठाया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कोई पहल वहां पर रह रहे हिंदुओं के साथ जो हो रही है उसको लेकर कोई आवाज कहीं से सुनाई नहीं दी। स्थिति तो इतनी विकट हो गई कि एक झटके में बांग्लादेश, जो एक वक्त नहीं बल्कि 1971 दिसंबर के बाद से भारत के सबसे करीब देशों में रहा और उसके साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संबंध रहे, कूटनीति तौर पर और वैदेशिक नीति के तौर पर बांग्लादेश के साथ भारत की दोस्ती प्रगाढ़ थी। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद वही बांग्लादेश 50 बरस के बाद पाकिस्तान से न सिर्फ संबंध बनाता है बल्कि आर्थिक व्यापार की एक बड़ी शुरुआत करता है। वही बांग्लादेश चीन के साथ न सिर्फ मदद मांगता है और आर्थिक संबंध बनाने का जिक्र करता है बल्कि यहां तक कह देता है कि दरअसल आपको अगर समझना है बांग्लादेश की महत्ता को तो एक चीज जान लीजिए, आप नॉर्थ ईस्ट के तमाम राज्यों में जो भारत से सटे हुए हैं या भारत के हिस्से में आते हैं, उस पूरे इलाके में कोई भी एंट्री अगर चीन की होगी तो वह बांग्लादेश से होगी, क्योंकि बांग्लादेश समुद्र के किनारे है। यानी चीन के लिए रास्ता बांग्लादेश खोल रहा है। पाकिस्तान के साथ संबंध बनाकर बांग्लादेश एक नई विदेश नीति की रचना रच रहा है और लगातार भारत पर हमले इस दौर में शब्दों के जरिए और राजनीति और कूटनीति के जरिए बांग्लादेश ने खुलकर किया है। 2 दिन पहले बकायदा बांग्लादेश सरकार से जुड़े हुए अधिकारी ये कहने से चूकते नहीं हैं कि जो कुछ शेख हसीना की अवामी लीग के 1 लाख से ज्यादा सदस्य देश छोड़कर भाग गए, उन्होंने भारत में शरण ले रखी और इस बात का जिक्र सरकार के सूचना सलाहकार महफूज आलम करते हैं। यह कहने से इस दौर में बांग्लादेश चूका नहीं कि आपने शेख हसीना का प्रत्यार्पण क्यों नहीं किया है, आपने उनको पनाह अपने देश में क्यों दे रखी है और क्यों हम आपके साथ संबंध बनाए। इस दौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तो बकायदा कह दिया कि बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं उनके सामने जो मुश्किल हालात हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को समझना और समझाना होगा और भारत को भी इस दिशा में सोचना होगा कैसे डीप स्टेट की परिकल्पना ने एक ऐसी परिस्थिति बना रखी है बांग्लादेश के भीतर जहां हिंदुओं को परेशानी हो रही है। यह एक पृष्ठभूमि है उस परिप्रेक्ष्य में जिसकी अगुवाई इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, क्योंकि वह बैठक के सिलसिले में थाईलैंड गए, बैंकॉक में गए। बिम्स्टेक 7 देशों को लेकर यह बनाया गया है
और उसमें एक देश बांग्लादेश भी है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल से जुड़ा हुआ यह 7 देशों का जो संगठन है, जो आपसी व्यापार, आपसी संबंध, आपसी सांस्कृतिक परिस्थितियों को जोड़कर रखता है। इसमें नेपाल भी है, श्रीलंका भी है, म्यांमार भी है, इसमें बांग्लादेश भी है, इसमें थाईलैंड भी है। लेकिन इन सब मुलाकातों के बीच, बातचीत के बीच, भारत के प्रधानमंत्री अलग से मुलाकात करते हैं मोहम्मद यूनुस, जो इस वक्त बांग्लादेश को चला रहे हैं, जो चीन गए, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ नए संबंधों के लिए हाथ बढ़ाया। उसी की मुलाकात के बीच में यह बात सामने आई, क्या वाकई भारत ने कोई कठोर कदम रखा है या नहीं रखा है, बातों का सिलसिला कैसे उठाया है। क्योंकि एक क्षण के लिए सोचिए, 1971 में उस वक्त सवाल हिंदुओं का नहीं था, भारतीयों का नहीं था, पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था 1971 में, बांग्लादेश तब बना नहीं था। और मुक्ति वाहिनी जो वहां आंदोलन कर रही थी, जिसके पास हथियार नहीं थे, आंदोलनरत थी, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही थी, उस वक्त इंदिरा गांधी के सामने यह संवाद किया गया मुक्ति वाहिनी के जरिए कि आप हमारी मदद कीजिए। और इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हर देश के सामने इस बात का जिक्र किया, यहां तक कि अमेरिका निक्सन के सामने भी इस बात का जिक्र किया कि वहां पर जो हालात है वो मानवाधिकार के खिलाफ परिस्थितियां बनी हुई है। दुनिया के किसी भी देश ने नहीं सुनी। और उसके बाद इंदिरा गांधी ने निर्णय ले लिया कि अब वह खुद पूर्वी पाकिस्तान पर हमला करेगी और मुक्ति वाहिनी को आजादी दिलाएगी। और फिर बांग्लादेश का जन्म हुआ। उस दौर में अमेरिका का 7वां बेड़ा तो खुसने को तैयार था। हालांकि रशिया ने खामोशी बरती हुई थी, लेकिन उन तमाम परिस्थितियों में दुनिया का कोई देश भारत के साथ खड़ा नहीं था जब बांग्लादेश बनाने की दिशा में इंदिरा गांधी बढ़ चुकी थी। और आज की तारीख में बांग्लादेश कहता है 1 लाख से ज्यादा अवामी लीग के कार्यकर्ता भारत में शरण लिए हुए हैं। और इन परिस्थिति में भारत शेख हसीना को रखकर यह बता रहा है कि वो बांग्लादेश के खिलाफ है। और उस परिस्थिति के भीतर हिंदुओं का सवाल और इन सब में प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात जो आज ही हुई, यह बताने के लिए काफी है क्या इस दौर में भारत की कूटनीति, अर्थनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विदेश नीति सब कुछ नतमस्तक हो गए हैं। आप कह सकते हैं बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद यूनुस के सामने इन बातों को रखा होगा। सवाल है कि भारत की मौजूदगी बांग्लादेश के सामने कैसी होनी चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जब दुनिया ने देख लिया रूस और यूक्रेन के युद्ध को, हमास या कहें फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध को, इन परिस्थितियों में अमेरिका की क्या रूपरेखा रही, चीन किस तरीके से ट्रेड वार से निकलकर अब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर खास तौर से रूस के साथ और ईरान के साथ मिलकर किस कूटनीति को साध रहा है, तो ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए। भारत को बैठकर जो बातचीत हुई उसके बाद विदेश मंत्रालय के अधिकारी सामने भी आए और यह सवाल भी पूछा गया इस मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। सिर्फ एक लाइन, वो भी आखिरी की लाइन, जिसमें बांग्लादेश में रह रहे माइनॉरिटीज का जिक्र और उस माइनॉरिटीज के साथ हिंदुओं का जिक्र किया गया कि देखिए वहां जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी माइनॉरिटीज को लेकर, इंक्लूडिंग हिंदूज। इसके अलावे तो एमईए की तरफ से यानी विदेश मंत्रालय की तरफ से तो साफ कहा गया कि भारत तो डेमोक्रेटिक, स्टेबल,
पीसफुल, प्रोग्रेसिव, इंक्लूसिव बांग्लादेश को चाहता है। भारत का समर्थन लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण, प्रोग्रेसिव बांग्लादेश को लेकर है, आपसी सहयोग बढ़ाने को लेकर है, कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप चाहते हैं, सीमा पर गैर कानूनी तरीके से आवाजाही ना हो इसे रोकना चाहते हैं, और उसके बाद एक लाइन बांग्लादेश में रह रहे माइनॉरिटीज के सवाल को लेकर। तो यह बात कहीं ना कहीं किसी को भी चुभ सकती है, जिस सवाल को लेकर भारत के भीतर इतनी ज्यादा राजनीति होने की दिशा में बकायदा सरकार की तरफ से और संघ की तरफ से जो सवाल उठाए गए वह एक क्षण में नतमस्तक कैसे हो गए। और अगर नतमस्तक हुए तो क्या यह सवाल भारत के लिए मुश्किल सबब है, क्योंकि माइनॉरिटीज का जिक्र अगर बांग्लादेश में हो रहा है तो भारत के भी माइनॉरिटीज का जिक्र क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय तौर पर करने लगेगा? तो फिर भारत की अपनी संप्रभुता कहां जाएगी? और यह सवाल क्या वो बांग्लादेश के साथ जोड़कर देख रहा है, या भारत जिस ताकत के साथ खड़ा रहा? याद कीजिए, उरी में हमला हुआ था। उरी में हमले के बाद 2016 में भारत पाकिस्तान नहीं गया। प्रधानमंत्री मोदी ने सार्क की बैठक में नहीं जाने का निर्णय लिया, और उसके बाद बांग्लादेश नहीं गया, अफगानिस्तान नहीं गया, नेपाल नहीं गया, और बीते 9 साल से सार्क की कोई बैठक हुई नहीं है। भारत की ताकत का एहसास तो इस पूरे क्षेत्र में एक वक्त में बाखूबी हर देश जानता था, वो मालदीव हो, वो श्रीलंका हो, वो नेपाल ही क्यों ना हो। लेकिन इन परिस्थितियों में क्या कोई नहीं जानता है, या बिल्कुल अलग तरीके से भारत की कूटनीति इस दौर में चल पड़ी है और प्रधानमंत्री मोदी एक बिल्कुल नई लकीर खींच रहे हैं? खुद सुनिए एमईए का क्या कहना है। Prime Minister also met today with Professor Mohammad Yunus, the Chief Advisor of the interim government of Bangladesh. Prime Minister reiterated India's support for a democratic, stable, peaceful, progressive and inclusive Bangladesh. He underlined that India believed in a people-centric approach to the relationship and highlighted the cooperation between the two countries over a long period of time that has delivered tangible benefits to people in both countries. Prime Minister also underlined India's concerns related to the safety and security of minorities in Bangladesh, including Hindus, and expressed his expectation that the government of Bangladesh would ensure their security, including by thoroughly investigating all cases of atrocities committed against them. तो क्या सिर्फ बांग्लादेश को लेकर भारत की विदेश नीति बदली है, कूटनीति के तौर तरीके बदले हैं, या फिर यह एक कड़ी है? कड़ी इस मायने में क्योंकि भारत अमेरिका के दरवाजे पर भी तो पहुंचा था। अमेरिकी राष्ट्रपति के समारोह में भारत को इनविटेशन नहीं था, भारत के प्रधानमंत्री को इनविटेशन नहीं था। शपथ ग्रहण को लेकर दुनिया के 5 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को जरूर निमंत्रण दिया गया था, लेकिन इन सब के बावजूद भी माय बेस्ट फ्रेंड नरेंद्र मोदी को बार बार ट्रंप कहने से चूके नहीं। और इन तमाम परिस्थितियों के बीच जब सवाल टैरिफ का आया, टैक्स बढ़ाने का आया, जो भारत माल अमेरिका में भेजता है, तब यह सवाल बड़ा हो गया, क्या वाकई माय बेस्ट फ्रेंड या फिर इंडिया के साथ जो समझौते और संबंध बनाने के तौर तरीके थे उसमें अब अमेरिका फर्स्ट है? और भारत के ऊपर जो 27% टैक्स लगा दिया गया, इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा? इस दौर में प्रधानमंत्री ने खामोशी बरती हुई है, मौन व्रत धारण कर लिया है, क्योंकि भारत किस रूप में प्रभावित है इसका एक हिस्सा तो सिर्फ इस रूप में समझ लीजिए कि कल टैरिफ के ऐलान के बाद भारत में फार्मा सेक्टर बड़ी राहत महसूस कर रहा था कि वहां पर टैक्स नहीं लगा। हमारी टीम ने बताया कि भारत तकरीबन फार्मा सेक्टर का जो माल अमेरिका भेजता है हर बरस, वो $12.7 बिलियन निर्यात करता है। लेकिन कल रात ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि फार्मा में टैरिफ उस स्तर पर आने वाला है जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। हम अभी फार्मा पर विचार कर रहे हैं और यह एक अलग कैटेगरी है और हम जल्द ही इसकी घोषणा करेंगे। हुआ क्या? धड़धड़ा के भारत का शेयर बाजार ढढ़ा गया।
एक झटके में 1000 पॉइंट नीचे आ गया। तकरीबन 9.5-10 लाख करोड़ का एक झटके में भारत के निवेशकों का पैसा खिसक गया। कल तकरीबन 2 लाख करोड़ का यानी 11-12 लाख करोड़ का खास तौर से टैरिफ के ऐलान के बाद शेयर मार्केट के भीतर निवेशकों का पैसा कैसे डूब रहा है इसको लेकर भूचाल आ गया है। लेकिन सवाल अब उसके आगे का है, शेयर बाजार से हटकर जिन क्षेत्रों में अब जो असर पड़ने वाला है उसमें बड़ा सवाल तो यह भी है कि एग्रीकल्चर से लेकर छोटे उद्योगों तक इसका असर पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ फर्मा का जिक्र आप करते हैं तो शेयर बाजार में वो औरो फर्मा हो, लारूस लैब्स हो, आईपीसी लैब्स हो, ल्यूपिन फर्मा हो, ग्रैन्युल्स इंडिया हो, सब के शेयर ढहढाते हैं और एक झटके में शेयर बाजार लगभग 9.5 लाख से 10 लाख करोड़ तक नीचे आ जाता है। अब यहां पर सवाल उसके आगे का है, क्या वाकई ये असर जो व्यापक हो रहा है, जो कि टैरिफ के साथ होगा, उसमें एग्रीकल्चर का क्षेत्र, उसमें छोटी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ मामला, इस देश के भीतर डायमंड और जेवर जो बनते हैं वह, जो केमिकल्स हैं, जो खिलौने हैं, जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं, सारे के सारे उस गिरफ्त में आएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने मौन धारण कर लिया। कल कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा भी तो इतना ही भर कहा कि दरअसल ये सारी परिस्थितियों पर हम निगरानी रख रहे हैं, आकलन कर रहे हैं और शायद इसीलिए आज पार्लियामेंट के भीतर और उसकी चौखट पर खड़े होकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को कहना पड़ा या कहते हुए दिखाई दिए कि जो टैरिफ की मार है उस पर भारत सरकार मौन क्यों है। ये कौन सी दोस्ती, कौन सी यारी है? क्या ये हमारी कूटनीति और हमारी विदेश नीति का नतमस्तक होना है? चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, छोटे उद्योग पे टैरिफ नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, मोदी सरकार जवाब दो जवाब दो जवाब दो, सदन में आके जवाब दो। तो क्या अमेरिका के सामने नतमस्तक और अब बांग्लादेश के सामने भी नतमस्तक? यह कौन सी कूटनीति है? क्योंकि इसके ठीक समानांतर एक कदम और पहले बढ़ाइए तो क्या चीन के सामने भी भारत नतमस्तक है? 20 जवानों की शहादत और इन सब के बीच भारत पर कितनी बड़ी तादाद में जमीन पर कब्जा, बावजूद इसके चीन के साथ भारत के व्यापारिक संबंध बढ़ते चले जा रहे हैं। $100 बिलियन का से ज्यादा का माल चीन भारत बेच रहा है। वो पैसा चीन के हिस्से में जाता है। चीन उस पैसे का क्या करता होगा? चीन जाहिर है अपनी रक्षा को मुस्तैद करता होगा। रक्षा का मतलब सीमा है और सीमा का मतलब भारत से लगी हुई सीमा है। तो क्या भारत चीन के सामने भी नतमस्तक है? क्योंकि भारत की जमीन पर चीन अगर कब्जा किए हुए है और भारत उसके साथ व्यापार लगातार बढ़ा रहा है और बढ़ते ही चला जा रहा है, तो एक क्षण के लिए क्या भारत का अतीत कभी ऐसा रहा है? खासतौर से बांग्लादेश को लेकर तो बिल्कुल नहीं रहा। हमें इसलिए ये बात याद आती है क्योंकि खुद इंदिरा गांधी, एक किताब हमारे पास है, ये किताब दरअसल इंदिरा गांधी के भाषणों को लेकर है, जो चुनिंदा भाषण इंदिरा गांधी के हैं। उसमें जब वो पहली बार दिसंबर 1971 जब बांग्लादेश बन गया तो उसके बाद वह शिलोंग पहुंची थी। पूर्वी क्षेत्रों को लेकर वहां पर जो भाषण और बातचीत हो रही थी उसमें उनके भाषण का एक हिस्सा है, विश्व में ऐसी बहुत सी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि भारत सफल ना हो। हम जब अपने व्यक्तित्व पर बल देते हैं और जब हमारी जनता शानदार ढंग से प्रस्तुत चुनौतियों का जवाब देती है तो उनके मन में खलबली मच जाती है। भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति पर ही चल सकता है, जैसे कि हमारी एक के बाद एक कार्रवाइयों से साबित हो चुका है। और दिसंबर 1971 के बाद से एक और नई बात कही जा रही है कि यह कि हम आधिपत्य वाली एक ताकत बनना चाहते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, इंदिरा गांधी खुले तौर पर अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र बताते हुए बांग्लादेश के निर्माण के पीछे भारत की जनता का साथ देना कहती है, और मौजूदा वक्त की परिस्थितियां क्या इसके उलट खड़ी हो चुकी हैं? क्योंकि जिस बांग्लादेश का निर्माण ही भारत के संघर्ष के बाद हुआ, उस बांग्लादेश के भीतर से भारत के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ अगर आवाज आ रही है तो क्या भारत की कूटनीति, भारत की विदेश नीति,
क्या बांग्लादेश जैसे देश के सामने भी नतमस्तक हो चली है? यह सवाल बड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी बात का जिक्र 2 दिन पहले पार्लियामेंट में कौन सी विदेश नीति, कौन सी कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय नीति कैसी, इसको लेकर राहुल गांधी ने कहा। 4000 किलोमीटर चाइना ने ले लिए हैं और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी उनके एम्बेसडर के साथ केक काट रहे हैं। 20 जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत की सेलिब्रेशन हो रही है केक काटकर। अब हम नॉर्मलसी के खिलाफ नहीं हैं, मगर नॉर्मलसी से पहले स्टेटस को होना चाहिए। हमारी जमीन हमें वापस मिलनी चाहिए। वी शुड गेट आवर लैंड बैक। Somebody once asked Indira Gandhi ji, in the matter of foreign policy, do you lean left or do you lean right? And Indira Gandhi ji answered, I don't lean left or right, I stand straight. I'm Indian and I stand straight. And the BJP and the RSS have a different philosophy. When asked, do you lean left or do you lean right? They say, no, we bow our head right in front of every foreigner that comes in front of us. तो क्या भारत से बड़ी चूक हो गई? भारत अपनी विदेश नीति को लेकर इस दौर में और इससे पहले की परिस्थितियों को भांप नहीं पाया? क्योंकि ध्यान दीजिए, जिस समय दुनिया के सामने रूस अपराधी के तौर पर माना जा रहा था, उसने यूक्रेन पर हमला किया, तब भारत ने अपनी अर्थनीति के मद्देनजर रूस से तेल मंगाया। यानी रूस को अपना ऐतिहासिक विरासत, पारंपरिक पुराने दौर का दोस्त भी बतलाया। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति थी तो इस दौर में जब अमेरिका ने कहा आप रूस से नहीं हमसे अब कच्चा तेल खरीदेंगे, गैस हम ही से लेंगे, एनर्जी हम ही से लेंगे, डिफेंस के क्षेत्र में भी हथियार हम ही आपको देंगे, तो प्रधानमंत्री मोदी ना नहीं कह पाए। तो क्या वो दोस्ती यारी सिर्फ अर्थनीति को लेकर थी, या फिर इजराइल और हमास या इजराइल के साथ फिलिस्तीन का जब युद्ध चल रहा था उस दौर में इजराइल में भारत के जरिए भारत ने अपने तौर पर यहां के लोगों को नौकरी के लिए इजराइल भेजा। ब्रिक्स बनाया गया और उसमें खुले तौर पर कहा गया कि ब्रिक्स कितनी बड़ी ताकत होगा, वहां पर उसकी अपनी करेंसी होगी। और दुनिया के मानचित्र पर ट्रंप के आने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कई मौकों पर कहा, और अक्टूबर के महीने में जब ब्रिक्स की बैठक हो रही थी उसमें भी यह ऐलान किया गया कि शायद दुनिया के पावरफुल पोल्स अब बदल रहे हैं और भारत उसमें अहम भूमिका निभाएगा। लेकिन एक झटके में ब्रिक्स को लेकर अमेरिका की चेतावनी, धमकी और चुनौती डॉलर को लेकर जो दी गई, उसके बाद भारत ने खामोशी बरत ली। कहां कहां किस किस तर्ज पर कैसे कैसे परिस्थितियों में भारत की अर्थनीति ने जरूरत के हिसाब से अपनी इकोनॉमिक्स को संभाला, तो लेकिन वह विदेश नीति में फेल हो गया। और विदेश नीति जब आगे बढ़ी तो अर्थनीति को फेल कर गई, क्योंकि इस दौर में ना तो हम टैरिफ को संभाल पाने की स्थिति में हैं, ना चीन से जो माल आ रहा है जिस पर भारत का पूरा मेक इन इंडिया टिका हुआ है उसको हम बंद कर पाने की स्थिति में है, ना रशिया के साथ खुलकर अब तेल ले पाने की स्थिति में है, ना ब्रिक्स के जरिए जिस इकोनॉमी को डेवलप करने की सोच रहे थे ना अब उसे विकसित कर पाने की सोच भी पा रहे हैं। और इन सब के बीच सवाल मौजूदा सत्ता का, मौजूदा बीजेपी सत्ताधारी पार्टी का हिंदू शब्द से बड़ा रोमांस है और बड़े तरीके से करीबी है। उस हिंदुओं के सवाल से जूझते हुए बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ, वहां भी भारत नतमस्तक हो गया। ऐसी परिस्थिति भारत की कूटनीति और विदेश नीति की तो कभी नहीं थी। चलते चलते आपको याद करा दें, जब युद्ध हो रहा था पाकिस्तान के खिलाफ, लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इस देश के जवानों के साथ किसान भी खड़े हो जाएं। और उस वक्त उन्होंने मनोज कुमार को बुलाकर कहा था, जो भारत कुमार के नाम से जाने जाते हैं, उनका आज निधन हो गया। उनसे कहा था एक फिल्म बनाइए जिसमें जवान और किसान एक साथ नजर आए। वो फिल्म बनी
फिल्म चली आज भी लोगों के जहन में है। मनोज कुमार को तो आज श्रद्धांजलि दी जाए, लेकिन इस दौर में नतमस्तक होने की प्रक्रिया में बॉलीवुड से भी वैसी वैसी फिल्में बनाई जाने लगी जो अपने आप में एक अघोषित डायरियां हैं और उसके आश्रय भारत के भीतर सामाजिक आर्थिक तौर पर प्रभावित करने वाली स्थितियां हैं। शायद इसीलिए इंदिरा गांधी ने कहा था, देश की जनता साथ थी तो हमने बांग्लादेश बनाकर दिखा दिया। इस दौर में देश की जनता साथ है और हिंदुओं को लेकर भी सवाल वहां के मुखिया के सामने प्रधानमंत्री मिलकर एक लाइन कह रहे हैं, माइनॉरिटीज की सेफ्टी का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।